प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग चैप्टर 10 ख़त्म कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं चैप्टर 11 त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आज से शुरू कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों को पढ़ना है, उसका परिचय जान लेते हैं। रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात के बारे में जानना है। तो ये देखो एक 3D फिगर हमने बनाया हुआ है। मान लेते हैं कोई रेखा ये L है, इस तरह से ये रेखा L है। तो हम लोग वेक्टर में ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वेक्टर x अक्ष की धन दिशा से अल्फा, y अक्ष की धन दिशा से बीटा तथा z अक्ष की धन दिशा से गामा कोण बनाता है तो उसके दिक् कोसाइन क्या होते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होते हैं। इन्हीं को हम लोग एल, एम और एन भी कह देते हैं। तो रेखा के दिक् कोसाइन और वेक्टर के दिक् कोसाइन में अंतर क्या हुआ? वेक्टर में एक निश्चित दिशा होती है, उसकी ऊपर के लिए है तो ऊपर के लिए ही होती है, तो उसका एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव है वो बदलता नहीं है। लेकिन रेखा के मामले में मान लेते ये रेखा है और इसको हमने, ये तो रेखा इधर भी हो सकती है कि रेखा का कोई अंत बिंदु तो होता नहीं है। तो अगर इसको इधर बढ़ा दिया तो अगर ये पहले कोण एक्स अक्ष की धन दिशा से अल्फा बनाती थी तो अब ये वाला कोण कितना रह जाएगा? तो ये कितना रह जाएगा? पाई माइनस अल्फा। और कॉस दूसरा हो सकता है कॉस पाई माइनस अल्फा, इसी तरह से कॉस पाई माइनस बीटा, इसी तरह से कॉस पाई माइनस गामा। तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस बीटा हो जाएगा, माइनस कॉस गामा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस एल माइनस एम माइनस एन। तो ये हो गया रेखा के दिक् कोसाइन, यानी कि रेखा दोनों दिशाओं में हो सकती है, इसलिए इसके प्लस माइनस में दोनों तरफ से दिक् कोसाइन प्लस माइनस में हम लोग लेंगे। अब दिक् अनुपात क्या होते हैं? दिक् अनुपात हम लोगों ने पढ़ रखा है, कोई भी संख्याएं जो क्या होती हैं? दिक् कोसाइन के समानुपाती होती हैं। यानी कि ऐसी कोई संख्याएं ले लें जिसका जैसे एल दिक् कोसाइन है, इसमें ए का भाग दें, एम में बी का भाग दें, एन में सी का भाग दें तो आंसर एक जैसा मिल जाए। मान लेते हैं ये के बराबर है, एक कांस्टेंट रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऐसी संख्याएं जो दिक् कोसाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं वो क्या होती हैं? दिक् अनुपात होती हैं। तो अगर कभी ये पूछा जाए परीक्षा में कि किसी रेखा के दिक् अनुपात कितने हो सकते हैं, तो अनंत हो सकते हैं। ऐसी जो संख्याएं जो इसको समान अनुपात में, जिससे आंसर समान अनुपात में आ जाए, तो ऐसी कई संख्याएं हो सकती हैं। अगर इस रिलेशन से हम लोग प्राप्त करें तो एल बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? ए के। एम बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? बी के। और एन बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? सी के। लेकिन वेक्टर में हमने एक सूत्र पढ़ रखा था कि दिक् कोसाइन का वर्ग करके जोड़ने पर आंसर एक आता है। तो अगर यहाँ पे ये मान रख दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर बराबर एक। इसमें सब में के स्क्वायर तो कॉमन हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर एक हो गया। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर इससे हम आपसे के का मान पूछें तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये मान हमको प्राप्त हो गया।
अब हमने एल का मान क्या लिया था रेखा के लिए, एल का मान था ए के, तो क्या हो जाएगा ए, और के का मान रख देंगे +(1/√a² + b² + c²। तो ये किसी रेखा का दिक् कोसाइन पहला एक्स अक्ष से प्राप्त हुआ, और एम का मान क्या है बी के का मान +(1/b) का गुणा करेंगे तो b रह जाएगा (√a² + b² + c²। और इसी प्रकार से n का मान था c के, यानी कि +(c/√a² + b² + c² प्राप्त हुए। अतः किसी रेखा के दिक् कोसाइन जो हैं वो ये होंगे। अगर उसके दिक् अनुपात और पता है हमको, तो किसी रेखा के दिक् कोसाइन पहले में सभी दिक् अनुपातों के वर्गों का योग करके वर्गमूल लेके भाग दे देंगे, तो रेखा के दिक् कोसाइन हमको प्राप्त हो जाएंगे। रेखा की दिक् कोसाइन में क्या संबंध होता है। मान लेते हैं कोई आर एस रेखा है जिसके दिक् कोसाइन LMN है, तो अगर हमने इसके समांतर एक ये रेखा मूल बिंदु से होती जाती हुई खींच ली, हमें पता है समांतर रेखाओं द्वारा बने गए कोण बराबर होते हैं, तो जितना ये एक्स अक्ष वाई अक्ष से बनाएगी उतना ही तो ये बनाएगी एक्स अक्ष वाई अक्ष से कोण। तो सुविधा के लिए इसको इसके समांतर खींच लिया। अब इस पे एक बिंदु P मान लिया जिसके निर्देशांक है XYZ, और ये एक्स अक्ष है जिस पे कोई बिंदु A ले लिया। तो इसको ऐसे समझिए कि ये मान लो मूल बिंदु है, ये A बिंदु है, और P क्या होगा, इस पे लंब होगा PA OA पे, और ये हमारा कोई ये रेखा हो गई, तो इसका R हो गया पोजीशन वेक्टर लेते हैं, ये R है इसका। तो ये कोण आपको पता है अल्फा है, ये वाला कोण जो है वो अल्फा है, ये 90 डिग्री है। तो अगर यहाँ से ये एक्स अक्ष है, ये एक्स, तो अगर हम यहाँ से कॉस अल्फा की बात करें, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार x बटे r। अब कॉस अल्फा क्या होता है, यही तो हमारी होती है डायरेक्शन कोसाइन L। तो अगर हम x की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा LR। इसी प्रकार से जो बीटा कोण बाई अक्ष की दिशा से होगा, तो कॉस बीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस बीटा बराबर हो जाएगा बाई बटे R, और ये किसके बराबर होगा, M के बराबर। तो अगर हम बाई का मान प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा M × R। इसी प्रकार से Z का मान प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा N × R। अब अगर XYZ का वर्ग करके जोड़ें, ये x का मान, ये y का मान, ये z का मान, तो x² + y² + z² अगर प्राप्त करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L² R² M² R² + N² R², ये हमको प्राप्त होगा। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है, L R² कॉमन हो गया, तो L² + M² + N², ये प्राप्त हो गया हमको। लेकिन x² + y² + z² क्या होगा, ये तो R² के बराबर होगा, परंतु x² + y² + z² बराबर कितना होगा R²। तो अगर यहाँ पे R² रख देते हैं इसकी जगह पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, L² + M² + N² बराबर 1। तो रेखा के दिक् कोसाइन में संबंध क्या होता है, वही जो वेक्टर की दिक् कोसाइन में संबंध होता है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन। मान लेते हैं कि कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1 y1 और z1 है, दूसरा Q है x2 y2 z2। माना PQ की दिक् कोसाइन LMN है और ये x y z अक्षों के साथ
अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हैं। ये मान लेते हैं कोई रेखा पी क्यू है। अब हमने पी से एक लंब डाल दिया पी आर, क्यू से एक लंब डाल दिया क्यू एस, और पी से एक लंब डाल दिया क्यू एस रेखा पर जो एन पे मिलता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज को देखो, ये हमारा समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया हमको पी क्यू एन। अब ये रेखा जेड अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, गामा कोण बना रही है। तो मान लेते हैं जैसे ये जेड अक्ष है, इधर ऊपर की तरफ है ये हमारा जेड अक्ष, ये गामा कोण बना रही है, गामा कोण गामा। तो अब ये तो इसके समांतर हुई, ये लंब है तो ये भी तो इसके समांतर हुई। अब समांतर रेखाओं में एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी कोण कितना हो गया, गामा। तो अगर इस त्रिभुज की बात हम करें तो कॉस गामा का मान बताइए, कॉस गामा। तो हमें पता है कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो आधार हो गया हमारा क्यू एन या एन क्यू अपान, और फिर कर्ण हो गया हमारा पी क्यू। अब एन क्यू कितना होगा, इसके निर्देशांक, जैसे ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी पी की दूरी हो गई x1 y1 z1 है इसके निर्देशांक, तो ये x1 दूरी हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई x2। तो ये दूरी कितनी हो गई, ये x2 हो गई, और ये दूरी जो है ये वाली ये y1 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये y2 है, ये वाली। तो अगर हम ये y1 है और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक y2 है, तो एन क्यू अगर हम निकालेंगे, नहीं जेड अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं, z1 z2, तो अब ये कितनी हो जाएगी, जेड अक्ष से यहाँ गलत लिख दिया, ये x1 ये वाली दूरी थी, ये y1 है, और ये z1 है, ये y2 है, ये z2 है। 2D के हिसाब से हमने लिख दिया, ये z1 z2 है। तो एन क्यू दूरी कितनी हो जाएगी, z2 से z1 घटा दो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी से यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा दें तो यही तो बचेगी, z2 माइनस z1 अपान पी क्यू। इसी तरह से अगर हम कॉस बीटा कॉस अल्फा इनके सबके मान ज्ञात करें, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, वो x2 माइनस x1 हो जाएगा अपान पी क्यू, तो कर्ण पी क्यू रहेगा। और कॉस बीटा की बात करें तो y2 माइनस y1 हो जाएगा अपान पी क्यू। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 अपान पी क्यू, जिन दो बिंदुओं से होकर जा रही है रेखा, कामा y2 माइनस y1 अपान पी क्यू, और z2 माइनस z1 अपान पी क्यू। यहाँ पी क्यू क्या होगा, पी क्यू का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पी क्यू का मान इससे ज्ञात कर लेंगे उनके बीच की दूरी से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये पी क्यू का मान आ जाएगा, और x2 माइनस x1 में पी क्यू का भाग दे देंगे y2 माइनस y1 में, तो यह मान हमें ज्ञात हो जाएंगे। अब दिक् अनुपात की बात करें, अगर दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात पूछ लिए जाते हैं तो क्या हो जाएंगे कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, या x1 माइनस x2 करें, y1 माइनस y2 करें, और z1 माइनस z2 करें। तो ये उस रेखा के दिक् अनुपात हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो पहली एक्सरसाइज में बस इन सूत्रों का ही प्रयोग हम लोगों को करना है। अगले वीडियो में हम लोग इसके सवाल देखेंगे। धन्यवाद।